सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें निकालना है सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर और रेडियस के लिए पहले हमने एक स्फीयर की इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो लिखी है एज इट इज़ क्वेश्चन से। अब इस स्फीयर की इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जो हमने एक जनरल स्फीयर की इक्वेशन लिखी थी। जनरल स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जिसमें यू वी डब्ल्यू डी होता रहा, देखिए यही वाली थी, हमने ये लिख लिया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। हमें पता है सेंटर क्या होता रहा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यही होता रहा सेंटर। तो हम सेंटर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, -1 + 2 और -3। रेडियस की क्या वैल्यू होती रही हमारे पास, रेडियस होता रहा √√u² + v² + w² - d = r। इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू पुट की है u v w की, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4। तो ये हमारा सेंटर, ये हमारा रेडियस। तो इसके दोनों पार्ट ऐसे ही हैं बिल्कुल, वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डायामीटर फॉर्म में निकालनी इक्वेशन। तो मैंने आपको आर्टिकल बताया था, इससे पहले ही आए हैं। डायामीटर फॉर्म के लिए हमें 2 पॉइंट दिए होते थे, एक के कोऑर्डिनेट होते थे x1 y1 z1, दूसरे के होते थे x2 y2 z2। तो देखिए इक्वेशन क्या होती थी, x - x1 y - y1, नहीं, दैट वाज x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 = 0। आपको अब ये जो पॉइंट्स दिए, डायमीटर का मतलब क्या है, एक लाइन है जो सेंटर से निकलती है स्फीयर के। ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, बी के हैं x2 y2 z2। तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए के अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया -1 3 2, दूसरे का ले लिया है 5 7 -6। लिख लेते हैं अब इनको। ये लिख लिया हमने, बस इनको इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ द डायमीटर। अब एक स्फीयर की इक्वेशन दी है, डायमीटर का एक एंड दिया है, दूसरा निकालना है। ये स्फीयर की इक्वेशन लिख ली हमने क्वेश्चन से एज इट इज। इसका हम सेंटर भी बता सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्फीयर हम बनाते हैं। सेंटर कहाँ है इसका, 3/2 1 -1। अब डायमीटर है इसका, मतलब एक पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं, वो है 1 4 3। तो देखो डायमीटर का मतलब क्या है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, यही होता है। मतलब वो एक तरह से बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट होता है ना उस लाइन पे। डायमीटर क्या है, मिड पॉइंट है। किसी भी अगर हम डायमीटर को देखें, बीच में सेंटर क्या है, सॉरी उसका मिड पॉइंट है डायमीटर का। तो यहाँ पे हमने कर दिया, सी इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू का। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, क्या होता था, लेफ्ट वाले का कोऑर्डिनेट प्लस राइट वाले का कोऑर्डिनेट बाय 2, कॉमा लेफ्ट का वाई वाला राइट का वाई वाला बाय 2। तो एक्स एक्स के दोनों ऐड कर दिए लेफ्ट राइट, ऐसे वाई वाई के बाय 2 जेड जेड के बाय 2 कर दिए हैं। और ये हमें दिया हुआ है पहले से ही कि सी, मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया है कितनी है सी का कोऑर्डिनेट, तो ये है। इसका ना दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम।
आप कह रहे हो सी बाइसेक्ट करता है, मतलब मिड पॉइंट है, और सी के मेरे पास पहले से भी है, पर दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियस है, दैट शुड बी सेम। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। वो क्या आ जाएगा? दूसरा एंड आ जाएगा, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, अदर एंड ऑफ द डायमीटर। तो बस अब आपको निकालना क्या है? एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है? रेशो फाइंड आउट करनी है कि एक स्फीयर दिया हुआ है हमें, वो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जुड़ के बनी हुई है, उसको क्या करता है? डिवाइड करता है। वो रेशो निकालो कि ये स्फीयर इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो लाइन बनाते हैं पहले, तो इन 2 पॉइंट्स को जुड़ के एक लाइन बना रही है, मतलब लाइन बन रही है 2 पॉइंट से। सी पॉइंट मान लेते हैं, ये वो पॉइंट है स्फीयर का जो इसको टच करता है, बाइसेक्ट नहीं, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। सपोज किया मैंने के रेशो 1 में कर रहा है डिवाइड। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दे। सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट किसके आएंगे? सी के। ये सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं इस पर, तो मेरे पास ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। लेकिन सी किस पे था? सी तो स्फीयर का पॉइंट था। इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है सी के, ये किसके अंदर रखे जा सकते हैं? स्फीयर के अंदर। तो बस इन कोऑर्डिनेट्स को कहाँ पुट कर देंगे? स्फीयर के अंदर, इस इक्वेशन में। स्फीयर के अंदर रख रही हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रही हूँ। नीचे से k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, वो ले रहे हैं अब। तो यहाँ से एक्चुअली मेरा 4 रह गया है, 24 को जो कट करके लिखा था वो आप लिख लेना। के की 2 वैल्यू आई है, +-½ तो इसका मतलब या तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1/2 रेशो 1 में, या -1/2 रेशो 1 में, और है ना। एलसीएम ले लेते हैं तो 1/2 या फिर -1/2 में, इन दोनों में से किसी एक में डिवाइड कर रहा है स्फीयर उसको। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है? हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3 4, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 -2 -1, एक पी पॉइंट जो मूव करता है और जिसको इक्वेशन सेटिस्फाई करता है 3PA = 2PB। पहले तो हमें चेक करना है कि जो पी पॉइंट है इसका लोकस, मतलब अगर हम इस पी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करें तो ये क्या बनाएगा? एक स्फीयर बनाएगा, और स्फीयर की इक्वेशन भी हमें बोली हुई है यही आनी चाहिए। फिर हमें चेक करना है कि जो स्फीयर है ये डिवाइड करता है ए बी से, जो एक लाइन बनेगी उसको इंटरनली एक्सटर्नली सेम रेशो में। तो जो सी पॉइंट है ये स्फीयर का पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने बिल्कुल। हमें चेक करना है क्या ये सी पॉइंट स्फीयर वाला ए बी को डिवाइड करेगा, पर उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये पी जो पॉइंट है इसका लोकस स्फीयर है भी या नहीं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है इसने। तो अब हम लेट कर लेते हैं पी पॉइंट है जो मूविंग है, ए और बी तो फिक्स है, पर जो पी पॉइंट है वो मूव करता है, और उसके कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे हम एक्स वाई जेड। ये एक मूविंग पॉइंट लिया है हमने। हमें चेक करना है इसका लोकस स्फीयर बनाएगा या नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। पी के भी कोऑर्डिनेट आपके पास, ए के भी है, तो क्या आप वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसकी इक्वेशन नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उससे पहले मैंने स्क्वायरिंग कर ली, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आता है, उसको हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ली है। स्क्वायरिंग करके अब पी ए
की वैल्यू निकाल लेंगे, पी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब ये पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर की वैल्यू रखी है तो आफ्टर सॉल्विंग आपको एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन किसकी होगी? स्फीयर की। वो आप चेक करेंगे तो ये आएगी आपके पास इक्वेशन जो मैं लिख रही हूँ अभी। ये इक्वेशन वही है जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी, तो ये बात ट्रू है। अब हमें चेक करना है ए बी को किस रेशो में, मतलब सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्फीयर है जो फर्स्ट हमारा, तो पी पॉइंट्स के लोकस से तो बन गया। अब आप फिर से क्या करोगे, एक सी पॉइंट लोगे जो स्फीयर का है, के की वैल्यू निकालोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह तो 2 आएंगे आंसर। जैसे एक पिछली बार प्लस माइनस हाफ आया था, तो इंटरनल के लिए प्लस आ जाएगा, एक्सटर्नल के लिए माइनस। बिल्कुल सेम आंसर आएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास एक प्लेन है, ये इस प्लेन पे एक पॉइंट है ए बी सी, मतलब ये प्लेन एक पॉइंट से पास करता है ए बी सी से। मतलब आपकी बुक है फिलहाल जैसे आपके सामने, इस पे एक पॉइंट मान लो ए बी सी। तो प्लेन की इक्वेशन जो पास करता है ए बी सी से, हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिए मैंने। इस पे अब हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखिए आपका पेन लो और बुक पे बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा कर दो। जो पेन है वो लाइन है और जो बुक है वो आपका प्लेन है, ऐसे है फिलहाल। तो लाइन परपेंडिकुलर है और क्वेश्चन में ही बोला है जो परपेंडिकुलर कहाँ से बना रहे हो आप, ओरिजिन से बना रहे हो। ये डायरेक्शन रेशो है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक लाइन की इक्वेशन लिख रही हूँ अब मैं, जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से, और जो किसके परपेंडिकुलर है, इक्वेशन नंबर 1 के। तो वहाँ से LMN हमने यूज़ कर लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या ले लेंगे इस इक्वेशन को, आर के इक्वल्स टू आर ले लिया, ये इक्वेशन ले ली सेकेंड। अब ये जो हमारा फिट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे आपने पेन रखा था बुक के ऊपर, तो पेन जहाँ बुक को टच कर रहा था, जो निब थी पेन की, वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का पैर एक तरह से आके गिर रहा है ना वहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन वो क्या है, निब, वो पेन पे भी है और वो बुक पे भी है, वो दोनों पे। इसका मतलब दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एक में से वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में पुट कर लेंगे। तो वैल्यू निकाल ली हमने LMN की, क्योंकि हमें स्फीयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे पास XYZ रहने चाहिए। XYZ की वैल्यू मत निकाल के पुट कर देना, वरना क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में XYZ दिखने चाहिए, इसलिए हमने वैल्यू किसकी निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 से LMN की। बस इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा, ये क्या आ गई, स्फीयर की इक्वेशन। और चेक करनी भी आएगी हमें, एक्स स्क्वायर के आगे, वाई स्क्वायर के आगे, जेड स्क्वायर के आगे, तीनों के आगे सेम चीज़ लिखी हुई है 1। और ना इसमें एक्स वाई वाली टर्म है, ना वाई जेड वाली, ना जेड एक्स वाली। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट 1 -1 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट स्फीयर। कि एक पॉइंट दिया है, उससे हमें लाइन बनानी है जो स्फीयर को आके जोड़ती है। दे आर डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। एक पॉइंट लेना है हमें और एक स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है, उस पॉइंट से एक सीधी लाइन बनानी है जो स्फीयर को जाके टच करती है। और ये जो हमारी लाइन है, ये किस रेशो में डिवाइड हो रही है, 2:3 में। और हमें देखना है जो इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, वो किस पे, मतलब किसका पॉइंट है, इस स्फीयर का। अभी चेक करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। देखो ये एक पॉइंट है ए,
यहाँ से हमने एक लाइन बनाई है जो जाके स्फीयर को टच करती है, इक्वेशन नंबर 1 वाले स्फीयर को। ये पॉइंट मान लिया बी जहाँ पे टच कर रही है। अब इसके कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है तो खुद ही लिख लेते हैं लेट करके अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन ये जो बी पॉइंट है ये तो स्फीयर पे ही है, तो इसका मतलब स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे अल्फ़ा, वाई की जगह पे बीटा, जेड की जगह पे गामा। ये इक्वेशन सेकंड मान ली हमने। अब क्वेश्चन में हमें आगे क्या कहा गया है कि ये जो लाइन है ए बी, इसको एक पॉइंट डिवाइड करता है, वो मान लिया पी पॉइंट से हो रहा है डिवाइड। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। ए बना लिया, बी बना लिया, ये पी पॉइंट है, किस रेशो में कर रहा है, 2:3 में। सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला से हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे पी के, और पी के कोऑर्डिनेट हमने पहले से लेट भी कर रखे x1 y1 z1, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो इक्वल टू क्या आ गया, x1 y1 z1। वैल्यू किसकी निकाल लेंगे सॉल्व करने के बाद, यहाँ से अल्फ़ा बीटा एंड गामा। पर इक्वेशन नंबर 2 से मुझे क्या पता चलता है कि अल्फ़ा बीटा गामा के लिए तो एक इक्वेशन पहले से ही है, बस उसमें जाके इसको पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से मैं 3 प्लेन पे लाइन बना रही हूँ। तो डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ P पॉइंट से प्लेन 1 के बीच का, प्लेन 2 के बीच का P से ही, प्लेन 3 के बीच का, और उनका स्क्वायर करूँ तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो पहले प्लेन फर्स्ट लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये प्लेन सेकंड दिया हुआ है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि अगर मैं उस P पॉइंट का डिस्टेंस निकालूँ इन तीनों प्लेन से और उसका स्क्वायर करूँ डिस्टेंस का, तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू के बाद 9। तो डिस्टेंस तो पता हो पहले हमें एक पॉइंट का एक प्लेन से, तो आपने क्लास 12th में किया था ये, मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट रिजल्ट वहाँ पे क्या था आपका। वी नो दैट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे ना P पॉइंट से प्लेन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन, किस प्लेन के बीच और इस पॉइंट का निकालना है। प्लेन हमने लिया है ax by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है डिस्टेंस, प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता रहा। अब हम यही फॉर्मूला एक एक करके हर प्लेन के लिए लगाएंगे। एक पॉइंट है P, वो फिक्स है, वहाँ से एक बार प्लेन 1 पे परपेंडिकुलर डाल के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर प्लेन 2 पे, फिर प्लेन 3 पे। तो देखिए वही अब हम कर रहे हैं, एक एक करके तीनों प्लेन के लिए निकाल रहे हैं। बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे, प्लेन में A B C हमें पता चलते रहेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 से। या मेरे पास तीनों का डिस्टेंस आ गया, अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। इक्वल टू क्या लेना है उसको, 9, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है क्वेश्चन में, वो क्या है, इक्वल टू 9 है।
अच्छा, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या है, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, माइनस की टर्म का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस। बस तीनों डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड किया है। इक्वल टू क्या है, 9। इसको आप अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी। ये एक पॉइंट क्या है, ये फिलहाल x1 y1 z1 दिख रहे हैं, पर उसका क्या निकालना है, लोकस। पॉइंट से ही स्फीयर बनता है, तो लोकस निकाल लेना। x1 की जगह x रख देना, y1 की जगह y, z1 की जगह z। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, अब मैं जो पॉइंट लूँगी, ये पॉइंट P है जो मूव करता है। इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने x y z। दो पॉइंट हमें ऐसे लेने जो फिक्स, अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं। वैसे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए थे, A B C, दूसरे के हो जाते E D F, ऐसे कुछ भी। पर देखने ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आप इसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। ये जो मैंने 0 0 लिए पीछे ए के बाद, ये क्वेश्चन को छोटा करने के लिए लिए हैं, और बी में बस उस ए की जगह -a लिख दिया। पॉइंट तो मैं कोई भी ले सकती हूँ, वो हमारी मर्जी है। ओरिजिन नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी ओरिजिन ही हो, कुछ भी हो सकता है। वो हमने अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल ये ले लिया है ताकि क्वेश्चन छोटा जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि PA और PB दोनों डिस्टेंस का अगर हम रेशो निकालें, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मान लिया। अच्छा, अब डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का मतलब क्या आएगा, अंडर रूट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं जिस भी क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात आती है। P से A का डिस्टेंस निकाला, ये रख दिया, के स्क्वायर के बाद P से B का डिस्टेंस निकाला, वो रख दिया है। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे, एक स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप A के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट बदल दोगे, अपनी मर्जी से कुछ और ले लेना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। बस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हमने A और B के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दो स्फीयर है, चेक करो ये इंटरनली है या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इंटरनली का मतलब एक के अंदर एक है या एक के बाद दूसरा बैठा हुआ है, मतलब बाहर है। ये इक्वेशन स्फीयर की पहले की इक्वेशन लिख ली, ये स्फीयर सेकंड की। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेंटर और रेडियस लिखो इनके फटाफट, क्या आएंगे। आई होप आपने दोनों के सेंटर एंड रेडियस लिख लिए होंगे। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब जैसे आप ये मान लो आप रूम में बैठे हुए हो, इसके सेंटर पे हो फिलहाल, आप रूम के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। आप सेंटर से बिल्कुल वॉल पे गए, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर वॉल के बाद कुछ है तो आप आगे जाओगे ना, दैट मीन्स वो डिस्टेंस ऐड होगा। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नली। अगर मैं वॉल तक गई, दीवार तक गई इस रूम के, और फिर वापस अंदर की तरफ आई, तो मेरा डिस्टेंस माइनस होगा, क्योंकि मैं सेंटर के दोबारा पास आ रही हूँ। तो इसका मतलब कैसा है, इंटरनली। तो देखो ये C1 C2 दोनों के सेंटर लिखे मैंने, सेंटर का डिस्टेंस निकाला, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है, 7। तो मैंने देखा रेडियस जो स्फीयर 1 का वो आपका 8 आया होगा ना, स्फीयर 2 का से वो 1। तो मैंने देखा 7 कैसे बना है, 8 - 1 से। दिस मीन्स हमने क्या किया, पहले 8 स्टेप चले, फिर वापस बैक आए हैं, दैट मीन्स अंदर आए हैं वापस, तो इंटरनली है। और इस हमें क्या पता चला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो इसका मतलब ये अगर हमारा सेंटर था, ये अगर R1 है, पहले तो हम बिल्कुल बाहर वाले पॉइंट तक गए, फिर हम वापस बैक आए हैं R2 के लिए। अगर हम बाहर जाते तो प्लस हो जाता डिस्टेंस, पर वापस आए इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। 8 - 1 का मतलब पहले आप 8 स्टेप चले हो, फिर वापस 1 स्टेप पीछे आए हो, तो इंटरनली है। ये स्फीयर आ गया सेंटर, ये उसका रेडियस 1, फिर हम वॉल तक गए बिल्कुल बाहर बाउंड्री तक, फिर वापस आए R2 के लिए अंदर। तो इसका मतलब स्फीयर कैसा है, एक के अंदर दूसरा रखा हुआ है।
और रेशो कहाँ से पता चलेगी, जो 8 - 1 है यहाँ से, 8 रेशो -1 में डिवाइडेड है। तो बस अब हमें क्या करना है, C1 C2 लेने, और वो किस रेशो में डिवाइडेड है, 8 रेशो -1 में। तो बीच का पॉइंट निकाल देना है हमें, वो क्या आ जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये C1 ये C2, 8 रेशो -1 में, ये जो पॉइंट बीच में जहाँ पे मैंने कट किया है C1 C2 के बीच में, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, दिखाओ कि ये दोनों स्फीयर कैसे टच करते हैं एक्सटर्नली। तो इसको बिल्कुल सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया है। S1 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 कितना आएगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बता रही हूँ, 7 आएगा। फिर मैंने देखा कि 7 कैसे लिखा हुआ है, 6 + 1। 6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस है वो कितना है, 6। 7 का सेकंड स्फीयर का रेडियस कितना है, 1। तो ये दोनों तो ऐड हुए। ऐड का मतलब क्या है, पहले मैं 6 स्टेप चली, फिर मैं और एक चली हूँ, मतलब आगे गई हूँ। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नली, मतलब एक स्फीयर के बाद दूसरा रखा हुआ है। तो इसका मतलब कैसा है, एक्सटर्नली है। फिर से ये हम कर देंगे डिवाइड, C1 C2, बीच में एक पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है, जो दोनों का बीच का टचिंग पॉइंट है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कॉमन पॉइंट है।